नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया है फैसला। और आप देखें शीर्ष कोर्ट ने क्या कहा है, अदालत कानून नहीं बना सकती है, यह संसद का काम है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कानून बनाने का काम किसका है, संसद का है। भारतीय संविधान में विवाह का मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिकों के हितार्थ कदम उठाएं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई थी याचिकाओं में। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 मई को सुरक्षित रख लिया था अपना फैसला, और 366 पेज के फैसले को पढ़ने में पीठ ने लिया है करीब 2 घंटे का समय। और समलैंगिक विवाह और अभिजात वर्ग ही नहीं, भारत में यह प्राचीन काल से जाना जाता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि देखिए, हमारे देश में बहुत सारे इस तरह के आप लोग देख रहे होंगे कि समान लिंग के विवाह की बात हो रही है। लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, और कई कोर्ट में इस तरह के मामले आए हैं। तो उसी पर यह फैसला सुनाया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने समलैंगिक संबंधों को शहरी और अभिजात वर्ग की सोच बताने की दलीलों का फैसले में जवाब दिया है। कहा कि यह विचित्रता शहरी या अभिजात वर्ग की चीज नहीं है, भारत में यह प्राचीन काल से जाना जाता है और प्राकृतिक है। उन्होंने कहा कि विवाह की अवधारणा कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है और ना ही यह स्थिर है। यह अगर संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 को 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची की 5वीं प्रविष्टि के साथ पढ़ा जाए तो क्वीर एलजीबीटीक्यू की शादी को मान्यता और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं के पास है। राज्य द्वारा रेगुलेशन के कारण विवाह ने कानूनी संस्था के रूप में आप देखेंगे काफी हद तक महत्व प्राप्त किया है। शादी के रिश्ते को मान्यता देकर राज्य शादी के आधार पर कई लाभ प्रदान करता है। और चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा है कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में क्वीर लोगों सहित सभी को एक साथ रहने का संरक्षण मिला है। राज्य का दायित्व है कि वह संघ साथ संबंध रखने वाले बनाने वाले अन्य सभी की तरह क्वीर को भी आप देखिए वही लाभ देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होने से समलैंगिक जोड़ों पर असमान प्रभाव पड़ेगा, जो कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था में शादी नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, तो उसी पर फैसला सुनाया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें 2035 तक स्थापित करें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नई दिल्ली में मंगलवार को गगनयान मिशन की प्रगति के आकलन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री मोदी साहब, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ भी बैठक में मौजूद रहे हैं। गगनयान मिशन की तैयारी की समीक्षा कर पीएम ने विज्ञानियों को दिया लक्ष्य, 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजेगा भारत, शुक्र और मंगल ग्रह के लिए शुरू होगा अभियान। देखिए, अगर हम लोग इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन किसकी बात हो रही है, स्पेस एजेंसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और बेंगलोर में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नए पाठ्यक्रम का रोड मैप तैयार 2 चरणों में किया जाएगा लागू, ये धर्मेंद्र प्रधान करे। शिक्षा मंत्री बोले अगले शैक्षणिक सत्र से इसके अमल की शुरुआत होगी और पहले साल तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 9वीं और 11वीं की आएगा पाठ्यक्रम, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है उसी के तहत। महुआ मोइत्रा के विरुद्ध शिकायत स्पीकर ने आचार संहिता समिति को भेजी हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसद महुआ मोइत्रा के विरुद्ध रिश्वत लेकर सवाल पूछने की शिकायत को निचले सदन की आचार समिति के पास भेज दिया है। गाजा के अस्पताल पर इजरायल के हमले में 500 लोगों की मौत, ये आप देख रहे हैं कि वही यरूशलेम और की बात हो रही है। यानी कि आप देखेंगे ये हमारा ये प्यारी पृथ्वी है, यहाँ आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, ये आपको इजराइल देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं कि यरूशलेम इसकी राजधानी है। और आप देख रहे होंगे कि अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि आपने मालूम होगा कि गाजा ने इजराइल पर हमला किया हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये आप देखिए भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये सभी आप देखते हैं कि इजराइल से इनकी सीमा लगती है। कांग्रेस का वादा बेटियों को जन्म से विवाह तक 2.51 लाख यानी कि 2.51 लाख देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है। इसमें आप देखिए 1290 वचन और 101 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पर मेरी बिटिया रानी योजना लागू कर बेटी के जन्म से विवाह तक 2,51,000 रुपये पोषण, आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए दिए जाएंगे। एक बार आप लोग मध्य प्रदेश को देख लीजिए,
देखिए ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान है, यहाँ आपके चुनाव हैं तो उसी की बात हो रही है। आबकारी घोटाले में सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। शराब नीति की बात हो रही है, जो आई थी ना, भ्रष्टाचार की बात होती है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित वहीदा रहमान यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिलाएं। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कीर्ति सेनन को मिस मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अल्लू अर्जुन को द राइज पार्ट 1 के लिए आप देखते हैं कि फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ये आप देखते हैं कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये दे रही हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, क्योंकि आप देखते हैं कि फिल्मी दुनिया का एक तरह से जनक माना जाता है दादा साहब फाल्के को। 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था पहली बार, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कब? 1969 में शुरू हुआ था। भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है एक तरह से। प्रथम विजेता थी इसकी देविका रानी, ये भी याद रखिएगा। पर्चे लीक मामले में ईडी ने राजस्थान व 10 ठिकानों पर छापेमारी की। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक होने के मामले में ईडी ने जयपुर, नागौर व भीलवाड़ा जिलों में एक साथ आप देखिए 10 स्थानों पर छापे मारे हैं। और हर राज्य में आप देखते हैं जैसे तैसे पेपर होते हैं, फिर मालूम चलता है पेपर आउट हो गए। ईडी की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग बताइए। अपनों से ही मिला दक्षिण अफ्रीका को हार का जख्म। 3 दिन और 2 बड़े उलटफेर। रविवार को अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पटकनी देते हुए मंगलवार को नीदरलैंड ने शुरुआती 2 मैचों में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले दक्षिण अफ्रीका को 38 रन से पराजित कर दिया है। ये आप देखिए कि वनडे विश्व कप हो रहा है ना, उसी की। ममता की भतीजे का मीम बनाने पर छात्र की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने उठाए सवाल। पूछा किस आधार पर किया गया, लैपटॉप अब तक क्यों नहीं लौटाया। ये आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। नेताओं के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो अब सरकार है तो कुछ भी आप हो सकता है, इसीलिए कहता हूँ ध्यान रखा करिएगा। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो ममता बनर्जी की सरकार है। ये आप देखिए कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो आप देखिए सीवी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल है। और आप देखिए विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ जांच एजेंसियों को बड़ी नसीहत। हाईकोर्ट का फैसला। इकबालिया बयान को सबूतों के आधार पर साबित नहीं किया गया तो अभियुक्तों को संदेह का लाभ मिला। ट्रायल दौरान सीबीआई ने 118 दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने के साथ 46 गवाह परीक्षित कराए थे। ये आप देखिए निठारी कांड जो आप लोगों को बताया ना था। और आप देखते हैं कि इसमें जो दोषी थे पहले उन्हें फांसी की सजा हुई थी, फिर आप देखते हैं कि उन्हें क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। 2005-6 का मामला है। 6 में आप देखते हैं कि सब खुल के आया हुआ था। 17 खोपड़ियां मिली थी आप देखिए उसके कॉलोनी में। और इन पर आरोप लगा था कि इनके साथ इन जो भी लड़कियों का अपहरण किया जाता था, उनके साथ बलात्कार किया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, मांस पका के खाया जाता था उनका। बहुत चर्चा में रहा था उस समय ये केस। ये आप देखिए आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें। आज चौथा दिन है तो माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। और शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी तिथि में माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। अपनी मंद और हल्की सी मुस्कान मात्र से ये आप देख रहे हैं ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली होने के कारण इन्हें कुष्मांड कहा जाता है, कुष्मांडा एक तरह से। चलिए ये भी याद रखिए। समान योग्यता और वेतन पाने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं है, कोर्ट कह रहा है। पति और पत्नी ने परिवार की अदालत के निर्णय के विरुद्ध दायर की थी याचिका। ये आप लोगों को एक और बात मालूम है कि आजकल इस तरह के आप देख रहे हैं कि मामले भी काफी आ रहे हैं, पारिवारिक केस भी। ये आप देखते रहा करिएगा। ये आप देखिए ओला, उबर जैसी निजी टैक्सी सेवाओं पर नकल कसने की तैयारी हुई। सीएम ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम को दी मंजूरी। वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य करने वाली दिल्ली देश का पहला राज्य बना है। ये IMEEC में है वैश्विक समुद्री उद्योग को बदलने की क्षमता। नई आकांक्षा से भारत की ओर देख रहा है विश्व। वह दिन दूर नहीं
जब भारत दुनिया की शीर्ष 3 आर्थिक शक्तियों में से एक है, समाज के सामूहिक गुणों को सामने लाने में सफल रहा है मन की बात कार्यक्रम। प्रधानमंत्री साहब करते हैं ना पीएम मन की बात पर इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात एडराइट 100 पुस्तक विकास होती है। प्रस्तावना में मोदी ने मन की बात की यात्रा को गुणों का की पूजा बताया है। सेल्फी पॉइंट के जरिए सरकारी योजनाएं दर्शाएगी सेनाएं, उज्ज्वला योजना आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं में कराएगी अवगत। और आप देखिए थल सेना 100, वायु सेना और नौसेना 75-75 बनाएंगी सेल्फी पॉइंट। इन शहरों का चयन हुआ है सेल्फी पॉइंट के लिए। दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बेंगलोर, मेरठ, नासिक, कोल्लम, कोलकाता और गुवाहाटी का चयन किया गया है। यहाँ रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और व्यावसायिक स्थानों, मॉल और पर्यटन स्थलों पर आप देखिए सेल्फी पॉइंट बनाने की बात हो रही है। नदियों के प्रदूषण पर राज्य सचिव व जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस दिया गया। अब आप देखिए एक समय था कि नदियां हमारा उद्धार करती थी, अब आप देख रहे हैं कि नदियां अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। आईएमसी के लिए INSTC को नहीं छोड़ेगा भारत। मध्य एशिया देशों के साथ बैठक में NSA डोभाल ने ढांचागत नेटवर्क कर की है चर्चा, आप देखेंगे। और कहा आतंकवाद बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सबसे गंभीर समस्या। और IMEC भारत ने मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक का रेलवे व समुद्री मार्ग कॉरिडोर। INSTC भारत से ईरान से होते हुए रूस व यूरोप से संपर्क की बात हो रही है। मध्य एशियाई देशों को मुफ्त में UPI देने की बात हो रही है। हाईवे व एक्सप्रेस वे पर नियमों का उल्लंघन कर रोकने पर को अपनाई जाएगी नई वीडियो प्रणाली। ATMS को अपग्रेड किया जाएगा, वीडियो एनफोर्समेंट पर जोर देना। और 14 तरह के मामलों की पहचान करने में समर्थ प्रणाली लागू होगी। है आप देख रहे हैं कि हर साल सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। शहरी सर्वे रिपोर्ट में मेयरों की निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की गई है। और जनाग्रह की 6ठी वार्षिक सिटी सिस्टम सर्वे का सार सुधार की रफ्तार धीमी, राज्यों को केंद्रीय सहायता के भरोसे रहने का बजाय स्वयं आगे आना होगा। ये 180 जिलों में शहरीकरण का राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तेजी से बढ़ता है शहरीकरण, बढ़ रहा है, ये भी आप लोग देखेंगे। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं खूब, आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब चल रहा है, वादे भी खूब किए जा रहे हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति के हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, ये सब चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग देखरेख करता है। एक आप देखते हैं कि संविधान एक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका, सचिवालय। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि 5 आप देखते न्यायाधीश इसमें शामिल थे ना, तो आप देखिए खंडपीठ में 5 लोग शामिल थे, तो 3-2 के बहुमत से फैसला दिया गया है। अब आप लोगों को यही समझ लेना चाहिए कि विषम संख्या इसलिए रखी जाती है कि मान लीजिए अगर इसमें 6 होते, 3-3 हो जाते दोनों पक्ष में भी, विपक्ष में, तो कोई फैसला ही ना आता, बराबर हो जाता। इसलिए आप देखते हैं। चलिए आप भी बन सकते हैं गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान के साक्षी। श्रीहरिकोटा में देख सकेंगे लॉन्चिंग पोर्टल पर, करना होगा पंजीकरण, तो जा सकते हैं अगर दिलचस्पी हो तो। ईडी ने कब्जे में ली आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई कार्रवाई। संजय के खिलाफ बेदखली के आदेश भी जारी हुए हैं। ये आप लोगों को बता दूं, जो आप देखते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आप देखते हैं कि काम होना, आय व्यय होना एक तरह से। आप देखेंगे कि मणिपुर में शांति बहाली को उठाए कदमों की दें जानकारी। ये आप देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कह रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। इसे आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? NHRC के नाम से जानते हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। और वर्तमान में आप देखिए अरुण कुमार मिश्रा आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
ये विधानसभा की मंजूरी से 10,000 करोड़ ज़्यादा कहाँ किया खर्च, पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ईमान को लिखा पत्र। एक तो आप सभी जानते हैं कि देखिए, जब राज्य में किसी और की सरकार हो, केंद्र में किसी और की सरकार हो, तो दोनों में तनातनी काफ़ी चलती है। तो यहाँ पंजाब में आप देखते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है। उदय निधि ने हाईकोर्ट में कहा कि विचारिक मतभेदों के कारण मेरे खिलाफ याचिका, ये आप देखते हैं इन्होंने सनातन धर्म पर जो टिप्पणी की थी ना, उसी मामले में। पंजाब में कांग्रेस का एक और पूर्व विधायक जीरा गिरफ्तार हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और कार्य में बाधा डालने के आरोप में। कांग्रेस के बुरे दिन यहां शुरू हो गए हैं। महादेव सट्टा ऐप से अब 5 राज्यों के चुनाव पर भी दाव, एक बार में 100 से लेकर 50,000 रुपये तक लगा सकते हैं दाव पर। ऐप में सीटों पर जीत हार किसकी सरकार आदि के दिए गए हैं विकल्प, और दुबई से संचालन भी होता है। अभी आप देख रहे हैं काफी इस पर छापे मापे भी डल रहे हैं। तीसरे देश के नागरिकों की आवाजाही पर सख्ती से नजर रखेंगे भारत और नेपाल। देखिए पड़ोसी हमारा, ये आप देखेंगे कि नेपाल है, उत्तराखंड की सीमा लगती है हमारी, और आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है, इससे हमारा पड़ोसी है। ये आप देखिए कुछ और कतरनों से रचा स्वावलंबन का अनूठा संसार। नवरात्र में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना होती है। यह है माँ का यह स्वरूप रचनात्मक के साथ जीवन और संसार के चलायमान रखने की सीख देता है। समाज में इसी संदेश को चरितार्थ करते हुए नारी शक्ति नए उद्यमों में स्वावलंबन का अनूठा संसार रच रही हैं। और पढ़िए ऐसे ही 2 प्रेरक कहानियाँ। इन आसनों पर बैठ भगवान से जोड़ रहे हैं प्रीति, और नवाचार से किया सपन साकार, किया दिया रोजगार। ये आप देखें आत्मनिर्भरता की बात होती है ना, तो आप सोच लीजिए ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कहानी हो सकती है। बंगाल भर्ती घोटाले में तलाशी व जब्ती का सीधा प्रसार नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मीडिया व ईडी को दिया निर्देश। ARR को मिले 5 पुरस्कार। RR ने 5 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का काल भैरव शामिल है। फिल्म के संगीत निर्देशक MS कीरावनी ने पुष्पा द राइट पार्ट के संगीतकार देवी श्री प्रसाद के साथ सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट, बेस्ट एक्शन डायरेक्टर की श्रेणी में भी पुरस्कार जीता है। उत्तराखंड में मानस खंड के मंदिरों के साथ पास के स्थल में भी संवरेंगे। अब आप देखिए ये संपादकीय पार्ट है, ये भी पढ़ लिया करिएगा। ये भी आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। समय पर न्याय ना मिलने के दुष्परिणाम, यानी कि आप देखिए टाइम से न्याय व्यवस्था आपके साथ न्याय ना करे तो आप देखते हैं कि वो भी अन्याय ही कहते हैं उसे। तो गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देश में नई संसद का श्री गणेश हुआ और अंग्रेज शासकों का बनाया हुआ पुराना संसद भवन व्यापक स्तर पर मरम्मत की मांग कर रहा था। सरकार ने पुराने संसद भवन की मरम्मत और रंग रोगन करने के बजाय एक ऐसे आधुनिक इमारत बनाने का फैसला किया जो भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत है। मोदी सरकार की तमाम विशेषताओं में से एक किसी भी काम को सही तरह से अंजाम देना भी है। यह बात आप देखते हैं राम मंदिर के निर्माण से लेकर अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तत्कालीन 3 तलाक से मुक्ति, महिला आरक्षण विधेयक और भारत के लिए संसद का ऐतिहासिक भवन बनाने पर नजर आती है। पुराने संसद भवन को उचित ही संविधान भवन का नाम दिया गया है। भारत के संविधान पर बहस, उसका निर्माण अपनाने की प्रक्रिया वहीं पूरी हुई और ऐसे में उन वादों को दोहराना और उनकी प्रगति की समीक्षा आवश्यक है जो संविधान बनाने के दौरान हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने किए। जैसे कि संविधान में सभी नागरिकों तक न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया गया था, लेकिन क्या वह वादा पूरा हो पाया या फिर आप देखिए किसी प्रकार होता दिख रहा है। इस वर्ष अप्रैल में आई तृतीय भारतीय न्याय रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में कुल 4.9 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें आप देखते हैं कि 1.9 लाख मामले तो 30 वर्षों से अटके हुए हैं, जबकि 56 लाख ऐसे थे जो 10 वर्षों से लंबित हैं। जेल में आप देखिए बंद 77% लोग ऐसे थे जिनका मामला विचाराधीन है, यानी कि उन पर ना तो सजा हुई है ना ही आप देखिए दोष सिद्धि हुई है। और उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी मामलों का अंबार लगा हुआ है। 2 अगस्त 2022 तक शीर्ष अदालत में 71,441 मामले लंबित थे, जिनमें आप देखिए 56,365 दीवानी और 15,000
76 फौजदारी के थे। वर्ष 1948 में अपनाए गए मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में न्याय के अधिकार की गारंटी दी गई थी। एक लोकप्रिय कहावत भी है, न्याय में देरी अन्याय के समान है। न्याय में देरी के दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होते हैं। न्यायिक प्रणाली पर बोझ घटाने और उसकी गति बढ़ाने के लिए एक के बाद एक सरकारों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशिष्ट न्यायाधिकरण, उपभोक्ता अदालतों और लोक अदालतों आदि का गठन किया है। न्याय में देरी के कुछ कारण भी सामने आए हैं। एक तो आप देखिए, सरकार ही सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। न्यायिक तंत्र के लिए बजट अपर्याप्त है। जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बेहद कम है। क्षमताओं और प्रतिबद्धता भी सवालों के घेरे में रहती है। तारीख के बाद तारीख का सिलसिला कायम रहता है। न्यायिक प्रक्रिया बेहद लंबी है, तो कार्य संस्कृति पर भी प्रश्न उठते हैं और इनके निदान के लिए आप देखिए कुछ समाधान भी सुझाए जाते हैं, जैसे कि विशेष ढांचे का निर्माण और समन्वय को बेहतर बनाना। और न्यायिक आप देखिए प्रशासन की निगरानी के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन, प्रशासनिक सुधारों के साथ ही प्रशासनिक एवं न्याय कार्य का पृथक्करण और सरकारों एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ बेहतर समन्वय और सहयोग आदि। इन सभी सुझाव समय समय पर होने वाली पहल के बावजूद न्याय आम आदमी की पहुंच में आसानी से नहीं दिखता है। सुनवाई के लिए 5 साल की प्रतीक्षा कर रहे किसी विचाराधीन कैदी के चेहरे पर हताशा की लकीरें देखकर आप उसके दर्द का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। न्यायिक प्रणाली में ऐसे एक तबके के लिए इस देरी के आर्थिक निहितार्थ भी है। इस मामले में आप देखिए तत्काल नई सिरे से विचार की दरकार है और सरकार ने अपनी कई प्राथमिकताओं को मिशन मोड में हासिल किया है। नल से जल योजना इसका एक उदाहरण है। इसी प्रकार आप देखिए डिलीवरी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय प्रणाली करने की कवायद भी मिशन मोड में संचालित की जानी चाहिए। इस मिशन की शुरुआत कुछ पहलुओं को चिन्हित करके की जा सकती है कि मामलों के निपटारे में क्या, कैसे और कौन देरी कर सकता है, और इसका समाधान निकालने के लिए गैर पारंपरिक और तौर तरीकों पर भी विचार किया जाए। और आप देखते हैं कि उसके लिए कानून या किसी भी स्तर पर जो उपाय किए जाने चाहिए उन्हें बिल्कुल वैसे ही अविलंब किया जाए, जैसा महिला आरक्षण के मामले में देखने को मिला। मामलों के त्वरित निपटान के लिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना भी उपयोगी होगा। ऐसे वर्गीकरण के उपरांत मामलों को निपटाने की एक समय सीमा तय करनी चाहिए। विलंब में देरी के कारणों की पहचान कर उनका प्रभावी निवारण किया जाए। जवाबदेही तय करने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही भी की हो। गड़बड़ियों और दुर्व्यवहार पर निगरानी के लिए विशेष कैडर वाली एजेंसी बने। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि न्याय मिलने की गति में तेजी आए। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 दर्जन मॉनिटर नियुक्त किए जाने चाहिए। मामलों की सुनवाई से लेकर आप देखिए उनके वर्गीकरण, साक्ष्य जुटाने, उनके प्रस्तुतिकरण और आदेश की प्रति आदि के स्तर पर सहयोग के लिए उन्हें न्यूनतम प्रशासनिक सहयोगी दिए जाए। इस प्रक्रिया की उच्च स्तरीय निगरानी हो और प्रत्येक 6 महीने में उसकी प्रगति संसद के पटल पर रखी जाए। 1 साल से पुराने सभी मामलों की सुनवाई अलग अदालतों द्वारा की जाए और 1 साल से कम एवं नए मामलों अलग से सुने जाएं। और साथ ही साथ आप देखिए सरकार विभिन्न पक्षों में समझौते के लिए वैकल्पिक तंत्र भी बनाए ताकि न्यायिक प्रणाली का पर मुकदमे का बोझ न बढ़े। समय पर आप देखिए न्याय प्रणाली न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक तंत्र में बड़े पैमाने पर भर्तियां करनी होगी और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना होगा और समग्र ढांचा समुन्नत बनाना होगा। और यह सही है कि प्रत्येक सुधार का विरोध करने वाले कुछ वर्ग उभर ही आते हैं, तो उनका पहचान कर उनसे निपटना भी आवश्यक है। समय आ गया है कि न्यायिक प्रणाली को सक्षम बनाने की दिशा में आवश्यक सुधारों को अब और नहीं टालना चाहिए। इसमें आप देखिए आधे अधूरे प्रयास पूर्व की तरह ही अप्रभावी सिद्ध होंगे। यदि न्यायिक प्रणाली प्रभावी नहीं बन पाई तो राजनीतिक वर्ग से जुड़ी पीढ़ियां संविधान में किए गए वादों को पूरा किए बिना ही चलती बनेंगी। लेखक सेबी और LIC के पूर्व चेयरमैन, इनका नाम GN वाजपेयी साहब, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। खौफनाक आतंक का खुला समर्थन। इजराइल में आप देखते हैं कि हमास के बर्बर हमले में मारे जाने वालों की संख्या 1400 के आंकड़ों को पार कर गई है। मारे जाने वाले बच्चों में बालों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी हैं। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में घुसे हमास के आतंकी 199 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए और इन बंधकों में आप देखिए बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं। चूंकि हमास के आतंकी दुनिया को यह बताना चाहता है कि उन्होंने किसी तरह इजराइल में घुसकर वहां कत्लेआम किया है, इसलिए उन्होंने अपनी बर्बरता के वीडियो बनाकर उन्हें जारी करने में संकोच भी नहीं किया। इस बर्बरता को देखने के बाद भी हमास के समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और फलस्तीनी जनता के पक्ष में आवाज उठाना समझ आता है, क्योंकि वह इजराइल की नाकाबंदी और गाजा में उनकी सैन्य कार्रवाई के कारण वास्तव में संकट में है। लेकिन आखिर इसका क्या औचित्य है कि हमास जैसी खूंखार आतंकी संगठन का भी खुलकर समर्थन किया जाए। यह समर्थन केवल इस्लामी देशों में ही नहीं किया जा रहा है, यह अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरोपीय देशों में भी किया जा रहा है। इन देशों के सभी बड़े शहरों में आयोजित किए जा रहे उग्र प्रदर्शन में फलस्तीन के साथ साथ हमास के झंडे भी लहराए जा रहे हैं।
कहीं कहीं तो इस्लामिक स्टेट और तालिबान के झंडे भी लहराए गए हैं। फलस्तीन की आड़ में हमास का समर्थन किया जाना घिनौना आतंक का साथ देने के अलावा कुछ नहीं है। हमास की बर्बरता के किस्से सामने आने के बाद भी इस्लामी संगठनों के साथ साथ लेफ्ट लिबरल तबका हमास को आतंकी समूह कहने के लिए तैयार नहीं है। बीबीसी हमास आतंकियों को मिलिटेंट ही कह रहा है। बीबीसी का कुतर्क है कि आखिर हम किसी को अच्छा या बुरा कहने वाले कौन होते हैं। क्या इससे आप देखिए मूर्खतापूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता है कि बीबीसी यह समझ पाने में नाकाम है कि निर्दोष निहत्थे और यहाँ तक कि बच्चों को मारने वाले आतंकी अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं। बीबीसी की मूर्खता को और अच्छे से रेखांकित किया उसके विश्व मामलों के संपादक जॉन सैम्पसन ने। उन्होंने फरमाया कि किसी को आतंकी कहने का मतलब आप पक्ष ले रहे हैं और उचित निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं। वैश्विक मीडिया एक हिस्सा लंबे अरसे से ऐसे ही मूर्खतापूर्ण तर्क देता चला आ रहा है। ऐसे ही तर्क लेफ्ट लिबरल समूह के लोग भी देते हैं, कुछ देश भी। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय समूह और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और इसका लाभ आतंकी संगठनों और उनका साथ देने एवं उन्हें पालने पोसने वाले देश उठा रहे हैं। ऐसे देशों में प्रमुख हैं कि ईरान, कतर, पाकिस्तान और चीन आदि। पाकिस्तान कश्मीरी आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बताता है, उन्हें नैतिक समर्थन देने का दम भरता रहता है। ईरान हमास के साथ हिजबुल्लाह का भी खुला समर्थन करता है। वह हमास और आप देखिए हिजबुल्लाह दोनों को वित्तीय मदद भी देता है। यही काम कतर भी करता है। कतर सरकार के पैसों से चलने वाला मीडिया संस्था जिहादी संगठनों के प्रति उदारता बरतता है। इसी कारण एक समय ऐसे अलकायदा का लाउड स्पीकर कहा जाता था, जो तुर्की भी इस्लामिक स्टेट के साथ अन्य आतंकी गुटों का समर्थन करता रहा है। वैसे तो चीन खुद को आतंकवाद के खिलाफ बताता है, लेकिन वह बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान आधारित आतंकी गुट की सरगनाओं को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की पाबंदी से बचाने के लिए आप देखते हैं कि उनकी ढाल बनता रहता है। वह इन दिनों इजराइल को संयम बरतने का उपदेश दे रहा है और खुद को फलस्तीनी जनता का हितैषी बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह वही चीन है जो अपने यहाँ उइगर मुसलमानों पर निर्ममता के साथ दमन करने में लगा हुआ है। हमास ने इजराइल में कुछ उसी तरह हमला किया है जैसे पाकिस्तान से आए लश्कर और जैसे कि आतंकियों ने मुंबई में किया था। निस्संदेह मुंबई के मुकाबले इजराइल में किया गया हमला कई गुना भीषण भी है। इजराइल में हमास के हमले के बाद दुनिया भर में उसके पक्ष में जैसे प्रदर्शन हुए, उसके बाद अन्य जिहादी संगठनों का भी दुस्साहस बढ़ने की पूरी आशंका है। और आप देखते पता नहीं हमास के पक्ष में यूरोपीय देशों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनसे इन देशों की आंखें खुलेंगी या नहीं। लेकिन कम से कम भारत को और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान केवल लश्कर और जैश को ही नहीं पाल रहा है, बल्कि वह भारत के लिए खतरा बने अन्य आतंकी संगठनों को भी मदद कर रहा है। हमास के हमले को सही ठहराने वालों का कुतर्क है कि फलस्तीनियों को जिस तरह उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया है, उसे देखते हुए हमास ने जो किया हुआ सही है। इस कुतर्क के हिसाब से तो कश्मीर घाटी से मार भगाए गए कश्मीरी पंडितों को भी हमास के रास्ते पर चल देना चाहिए था। इजराइल पर हमास के हमले के बाद आप देखते हैं कि भारत में भी फलस्तीन के समर्थन में आवाज़ें उठी हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि भारत सरकार की सदैव से यह नीति रही है कि यहूदियों की तरह फलस्तीनी लोगों का भी अपना देश होना चाहिए। भारत आज भी इस नीति पर कायम है, लेकिन फलस्तीनी जनता के पक्ष में आवाज़ उठाने का यह मतलब नहीं हो सकता है कि इजराइल पर हमास के हमले को जायज ठहराया जाए। कुछ लोग यही कह रहे हैं। निसंदेह इजराइल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमास की बर्बर हरकत की सजा फलस्तीन के आम लोगों को ना मिले। लेकिन इसी के साथ प्रश्न यह भी है कि भारत में जो लोग फलस्तीनी जनता संग खड़े हैं उनमें से किसी ने कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में आवाज़ बुलंद की है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, उन्हीं के द्वारा आप देखते हैं कि ये आर्टिकल लिखा गया है। चलिए यहाँ भी आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, भावना ऊर्जा। भावनाएं मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिस व्यक्ति के भीतर जिस प्रकार की भावनाएं आकार लेती हैं उसका व्यक्तित्व भी उसी अनुरूप विकसित होगा। पढ़ लिया करिएगा ये भी। लोक लोहावनवादी रेवड़ी संस्कृति को लेकर चिंता जता जाने के बाद भी राजनीतिक दल किस तरह इस संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, इसका ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र। एक बात और आप लोगों को बता दूं, कोई भी पार्टी आप देखिए पीछे नहीं है। हर पार्टी आप देखिए चुनाव जीतने के लिए हर तरह से हथकंडे अपनाता है और इसका अंतिम भुगतान जनता को करना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा हैरानी नहीं है, सब अपने अपने वादे। स्वच्छता अभियान किसी भी पर्व की सार्थकता तभी है जब उसे स्वच्छ वातावरण में हर्षोल्लास से मनाया जाए। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के नगर विकास ने स्वस्थ त्योहार के रूप में विशेष अभियान शुरू किया है
और मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सफाई की जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और आम जनता को भी आप देखते हैं कि इसमें भाग लेना चाहिए। फुटबॉल टूर्नामेंट और जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गत महीने जलवायु फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन लद्दाख के लेह में किया गया है। भारत में आप देखिए शून्य प्लास्टिक और न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन पर केंद्रित यह पहला व्यापक खेल आयोजन था। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को कौशल प्रदर्शन का अवसर देने के अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदारी की भावना के विकास के लिए एक मंच प्रदान करना था। यह एक सफल आयोजन था जिसने अपनी विशिष्टता के कारण दुनिया को आकृष्ट किया। यह अपनी तरह का पहला खेल आयोजन था जिसमें आदि के कारण उत्सर्जन के कम करने पर जोर दिया गया। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के स्टेडियम के तक के आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही आयोजन में उपयुक्त कपड़े और अन्य साजो सामान पुनर्नवीनीकृत सामग्रियों से बनाए गए थे। आयोजन यह संदेश देश में सफल रहा कि फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान पर्यावरणीय हितों की रक्षा करनी चाहिए। फुटबॉल की लोकप्रियता दुनिया भर में है, लेकिन समय समय पर आयोजित होने वाले इसके टूर्नामेंट बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। बेशक इसके वृहद आयोजन से होने वाले सटीक कार्बन उत्सर्जन की गणना करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विश्व कप जैसे समय समय पर आयोजित होने वाले मेगा इवेंट का व्यापक जलवायु प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है। खेल स्टेडियम के निर्माण और रखरखाव के साथ साथ आयोजन के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है। मैच के दौरान आने वाली भीड़ द्वारा प्रयुक्त खाद्य सामग्री के पैकेट, पेय कप और प्रचार सामग्री से अवशिष्ट उत्पन्न होता है। वही भीड़ आप देखें और स्टेडियम में लगे साउंड सिस्टम बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। साथ ही आप देखिए दुधिया रोशनी से नहाते स्टेडियम में प्रकाश प्रदूषण का भी बढ़ जाता है खतरा। ग्लोबल स्पोर्ट मैटर्स के अनुसार वैश्विक फुटबॉल उद्योग हर साल 30 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन ने फुटबॉल के मैदानों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों की खेल क्षमता को प्रभावित किया है। फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक खराब गुणवत्ता वाली पिचों के कारण हर साल लगभग 1.5 लाख मैच रद्द कर दिए गए। और बहरहाल जलवायु परिवर्तन से फुटबॉल खेल की रौनक को बचाने के लिए अनेक प्रयत्न किए जा सकते हैं। इसमें स्टेडियम के आसपास हरित आवरण विकसित करके सतत परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण में हिस्सेदारी कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल पर जोर और जागरूकता का प्रसार आदि शामिल हैं। यहाँ भी आप देखें छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। डरा रहा है बार बार आता भूकंप। भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत बार बार भूकंप का एहसास कर रहा है। हाल में कब तीव्रता का भूकंप आया जिसका केंद्र फरीदाबाद के आसपास था। इससे पहले अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में आए भूकंप ने भी लोगों में डर पैदा कर दिया। इससे लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं उत्तर भारत में भी वैसी ही तबाही यानी कि वैसा ही भूकंप नहीं आ जाए। जाहिर है कि जानमाल का नुकसान कम करने के लिए पहले से बेहतर तैयारी जरूरी है। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। सामने वाले भाई साहब खरी खरी तंज कसा जाता है। राजनीति और पर्यटन पर दृष्टि। उत्तराखंड में हरियाणा मांग रहा है अपना हक। जो आप देख रहे हैं सतलज यमुना लिंक नहर की बात हो रही है ना, तो ये पंजाब ने अपना काम नहीं किया तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अब आप देखिए ये आपकी इकोनॉमी से जुड़ी खबरें हैं। ग्राहकों से गुलजार ऑनलाइन ऑफलाइन बाजार। होम अप्लायंसेस से लेकर मकान और गाड़ी सभी की बिक्री में 15 से 20% तक की बिक्री की बात हो रही है। बुनियाद मजबूत करने के लिए चाहिए 143 करोड़ रुपए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा 7 से 8% आर्थिक विकास दर के लिए निवेश जरूरी है। 2500 कर्मचारियों की छटनी करेगा रॉल्स रॉयस। हुडको की 7% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। आप देखेंगे ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात हो रही है। लगातार 9वीं तिमाही में घटी स्मार्टफोन की थोक बिक्री। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की नई सफारी और हैरियर। कई देशों ने लैपटॉप आयात प्रतिबंध पर जताई चिंता। आप देखें विश्व व्यापार संगठन की बैठक में। और देखिए अगर हम लोग WTO की बात करें ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इस तरह के आपके संस्थानों से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कंपनियों के नई तकनीक नहीं अपनाने से हो रही है दिक्कत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि स्टील और सीमेंट कंपनियों को जब मौका मिलता है तो वे गुट बनाकर कीमतें बढ़ा देते हैं। ICICI और कोटक बैंक पर जुर्माना। ये आप देखिए RBI ने मंगलवार को कुछ नियम किए मानदंडों का पालन नहीं करने पर। भारतीय FTA में डाटा की सीमा पार आवागमन पर ना हो सहमत। ये आप देख रहे हैं कि आर्थिक थिंक टैंक GTRI ने कहा है कि सार्वजनिक सेवाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय डाटा बेहद महत्वपूर्ण है।
2023 में स्टील मांग में आप देखिए 8.6% की वृद्धि उम्मीद है। ये चंडीगढ़ के मेयर की 2 आरा मिल को अटैच करने का आदेश दिया गया। लेबर कोर्ट में आदेश का पालन ना करने पर आप देखिए कार्रवाई हुई है। ये बाकी आपका इजराइल और हमास के बीच, फिलिस्तीन के बीच जो विवाद है उस पर हम लोग बात भी कर चुके थे। तो बाकी ये आप देख रहे हैं कि चर्चा में बना हुआ है टॉपिक काफ़ी। और ये वीआरएस फोरम में शामिल होने चीन पहुंचे पुतिन साहब। पोखरा हवाई अड्डे को लेकर चीन के कर्ज जाल में फंसा नेपाल। परंपरा और प्रौद्योगिकी के मेल से भारत को मिलेगा विश्व मंच पर उचित स्थान है। भारत में भारतवंशी के नाम पर खुलेगा स्कूल। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक प्राथमिक विद्यालय का नाम भारतवंशी सोनल भूचर के नाम पर होगा। मुंबई से नाता रखने वाली सोनल कैंसर से पीड़ित थी, उनका 2019 में डेथ हो गई थी। सीटीबीटी के अनुमोदन को रद्द करने की ओर बड़ा रोष। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, व्यापक जो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है ना, उसी की बात हो रही है। स्वीडन के 2 नागरिकों के हत्यारे को ब्रुसेल्स से पुलिस ने मार गिराया। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। क्रिकेट को तो आप लोग काफी पसंद भी करते हैं, एक बॉल भी देख रहे होंगे। ये मुकुंद पर आप देखिए कार्रवाई करने का विचार रहा। ये आईटीए का अखिल भारतीय टेनिस संघ का मोरक्को के विरुद्ध डेविस कप मुकाबले के दौरान आधिकारिक जर्सी नहीं पहनने के लिए। श्रीलंका ने गुण तिलके पर से प्रतिबंध हटाया। क्रिकेट से की बात हो रही है। नवीन पटनायक ने किशोर जैना को किया सम्मानित। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट को। सचिन से सीखा बेहतर बनना, ली केशव कह रहे हैं। भारत के सबसे कम उम्र के फार्मूला 2 रेसर ली केशव कह रहे हैं। पैरा एशियाई खेलों में 446 सदस्यीय दल भेजेगा भारत हांगझू में आप देखते हैं कि हांगझू में 22 से 28 अक्टूबर तक पैरा होने वाले हैं ना एशियाई खेल। देखिए पैरा का मतलब होता है कि जो विकलांग होते हैं किसी तरह से, वो खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं इस खेल में। अगला विश्व कप खेल सकते हैं मेसी, रोनाल्डिन्हो कह रहे हैं। ये सब आप खबरें पढ़ लिया करिएगा। स्वस्थ रहिए। जलवायु वार्ता रणनीति के लिए अंतर मंत्रालय समूह का गठन। समूह में संबंधित मंत्रालयों व विभागों के अधिकारी शामिल हैं। प्रत्येक विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए 5 उपग्रह उप समूह बनाए। हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने जब्त की 6.25 करोड़ रुपए की संपत्ति। मोहाल और शिमला में 5 आवासीय प्लॉट व 14 बैंक खातों की राशि की गई है। यहाँ भी आप देखिए आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में प्रदर्शित हुई डिज्नी की लोकप्रिय फिल्म द जंगल बुक। 1967 में आज ही के दिन अमेरिका में दुनिया की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म द जंगल बुक प्रदर्शित हुई थी। 40 लाख डॉलर की लागत से बनी इस फिल्म ने 38 करोड़ डॉलर की कमाई दी। यह फिल्म रूडयार्ड किपलिंग की किताब पर आधारित है। रक्त प्रवाह बनाने रखने के लिए यांत्रिक हृदय का उपयोग। 1952 में आज ही अमेरिका में 41 वर्षीय व्यक्ति के हृदय में 80 मिनट के ऑपरेशन के दौरान रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए पहली बार एक यांत्रिक हृदय का उपयोग किया गया था। और डोडेल GMR मैकेनिकल हार्ट को डॉक्टर फॉरेस्ट डोडेल ने विकसित किया था। इसमें दमदार अभिनय के दम पर ओमपुरी ने बनाई अलग पहचान। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म 1950 में आज ही के दिन अंबाला में हुआ था। जीवन के शुरुआती दौर में ढाबे में बर्तन धोने से लेकर केमिस्ट्री लैब में सहायक की नौकरी की। 1976 में मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से अभिनय करियर की शुरुआत की। 1980 में आप देखिए फिल्म आक्रोश ने पहचान दिलाई। फिल्म आरोहण के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। जाने भी दो यारों, मिर्च मसाला, अर्धसत्य, मकबूल धारावी उनकी उल्लेखनीय फिल्में। वुल्फ, वेस्ट इज वेस्ट, गांधी जैसी फिल्में कर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की है। नीलाम होगी मैग्रिट की प्रसिद्ध पेंटिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस की 100वीं नीलामी घर में प्रदर्शित बेल्जियम के प्रसिद्ध चित्रकार रेने मैग्रिट की पेंटिंग ला वाल से हेस्टन 1955 जिसकी नीलामी की जाएगी। वर्ष
वर्ष 1898 में जन्मे मैग्रिट को 20वीं सदी के प्रसिद्ध आर्टिस्ट में गिना जाता है। वह अपने अद्वितीय अति यथार्थवादी कार्यों के लिए जाने जाते थे। इस पेंटिंग के अलावा उनकी 1929 में बनाई गई द ट्रेजरी ऑफ इमेजेज काफ़ी चर्चित रही है। नैनी झील का इकोसिस्टम सुधारेगा स्नो ट्राउट ए बायोफ्लॉक फिश टेक्नोलॉजी का किया जाएगा। दिल्ली के केरोडीमल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर IM तुगलक राम ने सुझाया यह तरीका। ऐसे काम करता है बायोफ्लॉक सिस्टम। इस तकनीक से मछली पालन के लिए टैंक बनाए जाते हैं जिसमें मछलियों के लिए दाना छोड़ा जाता है। मछलियां इसका सेवन कर अपशिष्ट छोड़ती हैं और यह अपशिष्ट दाने के साथ टैंक की तली में बैठ जाता है, जिसको रिसाइकलिंग के लिए बायोफ्लॉक बैक्टीरिया छोड़ा जाता है और यह बैक्टीरिया मछली के अपशिष्ट को प्रोटीन में बदल देता है, जिससे मछलियों का प्रोटीन युक्त चारा दोबारा हो जाता है। बढ़ता है नाइट्रोजन और फास्फोरस इससे। चलिए ये आप देखिए, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़े ऑटिज्म लक्षणों में बदलाव की बात हो रही है एक नए अध्ययन में। चुंबकीय नैनोकण से समुद्री जल बनेगा पीने लायक। आइसर के विज्ञानियों ने किया शोध और अपशिष्ट जल से भी शुद्ध पानी निकालने में मददगार की बात हो रही है। मिट्टी के दिए से किया तैयारी, अभी तक विधि काफ़ी महंगी थी। डायपर को बम समझ हुए विमान की आपात लैंडिंग, ये आप देखिए पनामा सिटी की बात है। चलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी मेहनत आप लोगों को करनी है, ईमानदारी से मेहनत करिए।